नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसके भाग 51 को आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे हम। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारे जो प्रैक्टिस सेट है 51वें नंबर का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, एरण अभिलेख का जो संबंध है किस शासक से है। तो जो प्रसिद्ध एरण का अभिलेख है यह संबंधित है भानुगुप्त से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भानुगुप्त, यानी कि ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। यह जो एरण का अभिलेख है यह राजा भानुगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था, मतलब किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल, राइट आंसर आपको हो जाएगा जो गुप्त काल था इसको जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न हमारा है, मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है सर्वप्रथम कब हुआ था। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है सर्वप्रथम हुआ था गुप्त काल में। तो राइट आंसर आपका जाएगा गुप्त काल में जो है मंदिर निर्माण की जो कला थी वह विकसित की गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा है, फायान जो है कहाँ का निवासी था। तो फायान जो है यह एक चीनी यात्री था। आप याद देखिएगा, फायान एक चीनी यात्री था तथा यह चंद्रगुप्त द्वितीय, आप याद देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है यह भारत आया हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो फायान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया हुआ था तथा यह चीन का रहने वाला था। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा चलाई गई थी उसको हम दिनार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, दिनार। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री जो था भारत आया हुआ था। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया हुआ था, तो इसका नाम था वेन सॉन्ग, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल से, जो वेन सॉन्ग था यह हर्षवर्धन के समय भारत आया हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के लिए जो पहला संविधान संशोधन विधेयक था वह कब लाया गया था, आपको बताना है। तो हमारे संविधान में जो पहला संविधान संशोधन किया गया था यह किया गया था 1951 में। आप इसे याद रखिएगा, हमारे संविधान में जो पहला संविधान संशोधन किया गया था सन 1951 में किया गया था तथा इसी संविधान संशोधन के तहत ही हमारे भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, आप याद रखिएगा जो 9th शेड्यूल हमारे भारतीय संविधान में, जो हमारे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है यह पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक जो है दर्जा मिला था। तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था सन 1900 कब, तो 92 ईस्वी में। सन 1992 ईस्वी में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था इसी के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है तथा 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज के लिए जो है 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है हमारे भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायती राज सिस्टम किस सूची में आपको मिलेगा, यानी कि कौन सा जो लिस्ट है हमारे भारतीय संविधान की, किस लिस्ट में पंचायती राज सिस्टम को डाला गया है। तो पंचायती राज सिस्टम आपको मिलेगा स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची में। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, राज्य सूची। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था किस राज्य में। तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज था यह प्रवर्तित किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। आप याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले में सन 1959 ईस्वी में, वर्ष था सन 1959 का। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के समय में जो है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था। जिसे आप याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर में सन 1959 में। अगला इंपॉर्टेंट है, इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा हम किसे कहते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो शाम का तारा और भोर का तारा, दोनों आप याद देखिएगा, शाम का तारा और भोर का तारा यह कहा जाता है
वीनस को यानी कि शुक्र ग्रह को, यानी ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही। शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसके साथ ही जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो जो शनि ग्रह है यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 29.5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसी स्थान का जो मानक समय होता है, किसी स्थान का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वह प्रधान मध्याह्न रेखा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? दिए गए ऑप्शंस में से इन महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सबसे बड़ा मिलेगा अफ्रीका हो गया इसमें से, उसके बाद आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, फिर मिलेगा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपका आता है यूरोप। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है अफ्रीका सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका सबसे बड़ा है, उसके बाद आएगा आपका यूरोप। अगर हम पूरे महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको मिलेगा एशिया, उसके बाद अफ्रीका हो गया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिक हो गया 5वें नंबर पे, छठे पे आपका हो गया यूरोप हो गया, और 7वें पे सबसे छोटा महाद्वीप आता है आपका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसे भी आपको याद रखना, टोटल 7 महाद्वीप हैं तथा इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा होता है एशिया और सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला इंपॉर्टेंट है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान राज्य में जो है सर्वप्रथम जो है अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर आपको जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर, आप याद रखिएगा 1 सितंबर सन 1956 को जो है LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। कौन है? तो MR कुमार जो हैं वर्तमान में LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। अगला प्रश्न हमारा है, जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, वह किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। हल्दिया आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में और आपको मिलेगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यह हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो एड्स नामक बीमारी होती है HIV के कारण। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, एड्स। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आपको लगेगा मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल जो होता है इसमें जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपको मिलेगी लोहा, यानी कि लोहा जो होता है यह आपको मिलेगा मायोग्लोबिन में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, लोहा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो जहां पे जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आवास। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर जो ट्री है हाल ही में किस राज्य में लगाया गया है? तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष लगाया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना शुरू की गई है तथा यह जो योजना है
उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी इस योजना के तहत। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह जो योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं स्टेट लेवल के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, उनके घरों तक जो है पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अविक सरकार, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। जो अविक सरकार हैं ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ई कॉमर्स वेबसाइट जो मिंत्रा है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कियारा आडवाणी, जो एक्ट्रेस हैं कियारा आडवाणी, इनको मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने एक नई पहल के तहत भारत की सबसे पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की है? तो भारत की जो पहली महिला एम्बुलेंस चालक, इनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी। नाम आप याद रखिएगा, एम वीरा लक्ष्मी जो हैं ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हैं तथा ये तमिलनाडु में नियुक्त की गई है। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई। इनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? यानी कि बंगाल का वह कौन सा शासक था जो हर्षवर्धन का समकालीन था? तो यह था शशांक। बंगाल का शासक था शशांक जो हर्षवर्धन का समकालीन था। तो ऑप्शन ए सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो है उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही। जो कन्नौज शहर था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। तो ऑप्शन डी सही है, कन्नौज। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।